हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। और इसके पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तब आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, वो तो हम लोग पढ़ लिए थे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और केमिकल रिएक्शन जान जाएंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला नंबर तो हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन को जानेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, आपका डिफाइन में क्या लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट आप उसको समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन नाम सुनने से लगता है क्या कि कोई ऐसा रिएक्शन, कुछ इस तरफ रिएक्टेंट के साइड कुछ फार्मूला लिखा हुआ रहेगा और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, आपका सोचना सही है। अब देखिए, इसमें 3 पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है कि वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स। ठीक है, जब केमिकल चेंज होता है तो वी कैन सी डैट केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस, यानी कि जब केमिकल कुछ चेंजेज होगा, केमिकली चेंजेस देखने को मिलेगा, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये तो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है आपको। सेकंड क्या बता रहा है कि द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस, क्या वैसा प्रोसेस जिसमें नया सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्मेड फ्रॉम वन और मोर सबस्टांस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलिएगा, कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, नए प्रॉपर्टी के साथ देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ रहे थे तो हम लोग को उसमें पता था कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या बताया गया था कि रिवर्सिबल होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि इरिवर्सिबल होता है। और एक बात और बताया गया था कि फिजिकल वाले में नया कुछ बनता नहीं है, लेकिन केमिकल में कुछ नया बनता है। तो बात किसका हो रहा है, यही केमिकल का तो बात हो रहा है। तो इसमें कुछ नया सबस्टांस बनेगा, कुछ नए प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या आपका लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट गेट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो एटम है एलिमेंट का, वो ये नहीं कि एक एटम का जो एलिमेंट है दूसरा में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस होता क्या है, वो रीअरेंज हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए जनरली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम लोग वाटर बनाते हैं, ठीक है, सबको पता है। अब उसको ऐसा नहीं कि हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो उधर गया तो सोडियम और क्लोरीन ये सब कुछ कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, यानी कि जो एलिमेंट है वही एलिमेंट रहेगा, वो चेंज किसी तरह का नहीं होगा। ये आपका तीसरा पॉइंट वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखिए उसी तरह से हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखेंगे कि 2 फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूला से आपको बस यही जानना है कि ये दोनों फार्मूला देखने में आपको थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, घबराना नहीं है। इस फार्मूला का मतलब यही बताया जा रहा है कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है बस उसका अरेंजमेंट है, कोई इधर उधर नहीं होगा। देखिए, जैसे आपका ये क्या बताया गया है, लैक्टोज का फार्मूला क्या होता है। तो लैक्टोज का आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। आप स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा चिंता में हो गए होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला ये लैक्टोज का है। यानी कि जो इसका अरेंजमेंट है ना, बस अरेंजमेंट होता है, किसी तरह का इसका हम लोग एलिमेंट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से आप देखिए, लैक्टिक एसिड का फार्मूला आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, CH3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये सब आपको दिखा रहा है कि जो एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो किसी तरह का चेंजेज नहीं होता, बस रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ से मेन मुद्दा की बात करना है। क्या करना है यहाँ से, देखिए क्या बात यहाँ से पढ़ना है। वो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग के लिए इनफ है, जान गए क्या कि कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ नया सबस्टांस बनेगा, कुछ नए प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, उसको आप क्या बोलिएगा, केमिकल रिएक्शन बोलिएगा। ठीक है, जब जान गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो ये भी जानना जरूरी है कि उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि नहीं। तो अब हम लोग ये भी जान जाएंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी उसका जान जाते हैं। अब इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे तो कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो हम पहले आपको बता दिए कि 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो देखिए
फर्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखा गया है, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा क्या कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या कि जब आप दो चीज का सॉल्यूशन बनाइएगा तो कुछ पीपीटी बच जाएगा। अब पीपीटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो चीज का सॉल्यूशन बनाए और कुछ सॉलिड पार्ट उसमें बच गया। एक बीकर लीजिए, दो चीज का आप सॉल्यूशन बनाइए, उसमें कुछ सॉलिड पार्ट जो बच जाता है ना, उसी को हम लोग पीपीटी जनरली कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट ही आपका लिखा हुआ है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसका देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied by the formation of precipitate. A precipitate is solid substance formed on mixing two solution। यानी कि आप जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो कुछ सॉलिड पार्ट बचेगा। क्या बचेगा, कुछ सॉलिड पार्ट बचेगा। उसी सॉलिड पार्ट को क्या बोलिएगा, सॉलिड सबस्टांस को पीपीटी बोलिएगा, प्रेसिपिटेट बोलिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इन द रिएक्शन, क्या, इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि येलो पीपीटी बन रहा है, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, येलो पीपीटी बन रहा है। कहने का मतलब क्या, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब दो चीज को आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक कंडीशन होगा जहां पर येलो कलर का पीपीटी बनेगा, बचेगा। वो बन रहा है क्या कि लीड आयोडाइड अपीयर्स। ठीक है, लीड आयोडाइड क्या होगा, अपीयर होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। आगे की बात, व्हेन ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, क्या लिख रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हम लोग मिक्स करते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या देखने को मिलता है, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर। ठीक है, क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। कब, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को किसके साथ मिक्स करिएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ करिएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड का, यानी कि वो हम लोग को देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा सोडियम सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, अब ये दोनों का हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट। अब बेरियम क्लोराइड को किसके साथ मिक्स कर रहा है, बताइएगा, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ, देखिए यहाँ पर आपका बेरियम क्लोराइड है, इसको किसके साथ मिक्स कर रहा है, तो सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर रहा है। तो क्या बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। किसका बन रहा है, तो बेरियम सल्फेट का बन रहा है। ठीक है, अब ये सब चीज़ क्या बता रहे हैं आपको, बस ये सब चीज़ आपको ये बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो है, यानी कि दो सॉल्यूशन को जब हम लोग मिलाते हैं तो कुछ सॉलिड सबस्टांस बचता है, उसी को हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब हो सकता है कि वो येलो कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, या अलग कलर का हो, प्रेसिपिटेट तो है ना, बस यही। और देखिए हम लोग आगे का बात करते हैं, ये रिएक्शन कैसा दिखता है हम लोग को, है कि नहीं। देखिए अब ये रिएक्शन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, जो इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़े वही रिएक्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है। देखिए इसमें आपका क्या दिया गया है, पहला लिखा गया है यानी कि ये जो के लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड, अब क्या लिखा हुआ है PbNO3 ट्वाइस। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जब पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग लेड नाइट्रेट से करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ पर येलो कलर का पीपीटी बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या कि AgNO3 को कराइएगा NaCl के साथ, तो यहाँ भी व्हाइट पीपीटी देखने को मिल रहा है। उसी तरह से इस रिएक्शन में भी आप ये तीनों रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सारे रिएक्शन को तो पता नहीं, लेकिन ये आपका NCERT बुक में भी दिया हुआ है, तो इस आप रिएक्शन को एग्जैक्ट इसी तरह से आप याद रखेंगे कि क्या क्या होता है। तो आप याद रखेंगे कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को कराएंगे NaCl के साथ तो हम लोग को क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट के साथ कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड का, तो आपको येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या लिखा हुआ है Na2SO4 का रिएक्शन किसके साथ कराइएगा, बेरियम क्लोराइड के साथ कराइएगा। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा BaSO4 और 2NaCl। ठीक है, इसमें भी आपका व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा। ये सब बात का बात है, एग्जाम्पल है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे का बात करते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया था, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी सबको क्लियर हो गया होगा
कि जब भी रिएक्शन होगा कुछ सॉलिड पार्ट बचेगा, सॉलिड पार्ट जो बचेगा उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी बोलेंगे। उसका कलर वेरी कर सकता है, येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। उसके बेसिस पर हम लोग 3 एग्जाम्पल दिखे जिसमें हम लोग का एक में येलो मिल रहा था और 2 में व्हाइट पीपीटी मिल रहा था। आप उस एग्जाम्पल को जरूर एक बार याद करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को जो सेकंड वाला पढ़ना है, तो सेकंड वाले में क्या पढ़ना है, देखिए सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब भी रिएक्शन होगा, क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ गैस इवॉल्व होगा, कुछ गैस इवॉल्व होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि सम केमिकल रिएक्शन, क्या बोल रहा है कि सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनाइड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब आप रिएक्शन कराइएगा तो गैस इवॉल्व होगा। क्या होगा, गैस इवॉल्व होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना। फिर उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में आप रिएक्शन कराइएगा। फिर लिखा हुआ है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अब क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों के बीच में आप रिएक्शन कराइएगा तो होगा क्या, तो देखिए आपको दिया गया है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि जब जिंक को हम लोग करा रहे हैं H2SO4 के साथ, आपका बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। हाइड्रोजन गैस एरो बनाने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। यही तो इसका आपका सेकंड पॉइंट बोलना चाह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। तो यानी कि जब हम लोग जिंक को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हम लोग को देखने को मिलेगा क्या कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। यानी कि अब इस वाले में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं या उसको रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देखिए फार्मूला आप याद रखेंगे क्या कि CaCO3 को आप HCl के साथ रिएक्ट कराइएगा तो कैसा गैस इवॉल्व होगा, तो CO2 होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। तो ये आपका देखिए जो जो आप पॉइंट पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है कि नहीं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पढ़े तो उसमें आपको क्लियर रहना चाहिए कि हम 3 एग्जाम्पल पढ़े जिसमें से एक का येलो बन रहा था, 2 का व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा था। इसका भी हम लोग पढ़े तो एक में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। आपको रिएक्शन एकदम पता रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए कि जब क्या करेंगे, जिंक को कराएंगे किसके साथ, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। दूसरे वाले में क्या है कि CaCO3 को कराइएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करिएगा, रिएक्ट कराइएगा किसके साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराइएगा। तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। जब ये सब आप क्लियर रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब थर्ड में क्या चर्चा है, थर्ड को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, थर्ड में क्या हो रहा है। देखिए आपको थर्ड में क्या बताया है, चेंज इन कलर। थर्ड में क्या बता रहा है कि चेंज इन कलर। आप देखे होंगे कभी कभी रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए आप लोग के साथ भी कभी कभी कुछ ऐसा हो गया, आप चाह नहीं रहे हो, उल्टा कुछ हो गया, एकाएक आपका क्या होता है, फेस का रौनक भाग जाता है। उसी तरह का कुछ इसमें होने वाला है, यानी कि एकाएक कलर ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए कलर चेंज का क्या मतलब है, लिखा हुआ कि सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनाइड बाय चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है क्या होता है, कलर ही चेंज हो जाता है। जैसे देखिए आप रस्ट वाला ही कंडीशन देखिए, क्या होता है, आयरन शुरू में कैसा रहता है बताइए, देखिए आपका सब इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आयरन कैसा कलर का रहता है, ग्रेस ब्लैक कलर का रहता है, और कैसा हो जाता है रस्ट के कारण, ब्राउन कलर का हो जाता है। वो बात हम करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनाइड चेंज इन कलर, यानी कि वैसा रिएक्शन जब होगा और कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ये किसका गुण हो गया, ये तीसरा प्रॉपर्टी आपका हो गया। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि रस्ट इज ब्राउन कलर। रस्ट कैसा कलर का होता है, तो ब्राउन कलर का होता है। वेयर एज आयरन इज ग्रेस ब्लैक कलर, जबकि जो आयरन है वो किस कलर का होता है, तो ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। लेकिन रस्ट कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है।
अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर कलरलेस बट ऑन मिक्सिंग द टू द प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फ्रॉम येलो कलर। अब क्या बोल रहा है, ये जो दो रिएक्टेड कर रहे हैं ना, जब दो को हम लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो कलरलेस एक्चुअल में दोनों होता है, लेकिन जब मिक्स हो जा रहा है ना तो येलो कलर का हो जा रहा है, यानी कि चेंज इन कलर हुआ। ये एग्जाम्पल से आपको रिलेट करना है कि ये चेंज इन कलर हुआ क्या, लीड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम लोग सॉल्यूशन मिलाते हैं तो एक्चुअल में तो ये कलरलेस रहता है, लेकिन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, यानी कि क्या हुआ, चेंज इन कलर हुआ। ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। तो चेंज इन कलर का हम लोग पढ़ लिए। फिर देखिए आगे के स्लाइड में हम लोग क्या बात करते हैं, जो चौथा प्रॉपर्टी होगा आपका 4 नंबर का, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा गया है, उसमें आपको लिखा गया है क्या, चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंजेस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप दो चीज का सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो दोनों लिक्विड हो, आपको मिल क्या गया, तो सॉलिड मिल गया, प्रेसिपिटेट बन गया, पीपीटी बन गया, तो सॉलिड मिल गया, तो यानी कि स्टेट में क्या हो गया, चेंजेस हो गया। तो वही हम लोग अब स्टेट में चेंजेस का बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है फोर्थ वाले में कि चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंजेस उसका बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनाइड बाय चेंज इन स्टेट, यानी कि कुछ रिएक्शन में हम लोग को स्टेट में चेंज देखने को मिलता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में आपका क्या लिखा हुआ है कि सॉलिड वैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, जो सॉलिड वैक्स रहता है वो कैंडल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, बर्न टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर गैसियस। अब बोल रहा है कि सॉलिड वैक्स यानी कि कैंडल जब रहता है तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जब आप उसको जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, कुछ उससे वाटर वेपर रिलीज होते हैं और फिर गैस भी रिलीज होते हैं। कौन सा गैस बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो आपको ये क्या बताना चाह रहा है कि है सॉलिड में, फिर लेकिन लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है और गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हम लोग को बताना चाह रहा है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है लिखा हुआ है क्या कि पेट्रोल विच इज ए लिक्विड, पेट्रोल कैसा होता है, लिक्विड। ये तो रोज का चीज है, आप लोग को पता होगा पेट्रोल कैसा होता है, लिक्विड होता है। बर्न्स टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हम लोग जलाएंगे तो वाटर वेपर के रूप में क्या होगा और गैसियस फॉर्म में भी होगा। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि लिक्विड में है तो गैस में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। ये सब हम लोग का चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हुआ क्या, कि चेंज इन स्टेट में सॉलिड में है तो लिक्विड में जाएगा, गैस में जाएगा, कुछ उल्टा होगा तभी तो चेंज इन स्टेट होगा। सॉलिड वाला सॉलिड में रहेगा तो उसको थोड़ी बोलेंगे, यानी कि चेंजेस देखने को मिलेगा हम लोग को। तो ये आपका दो एग्जाम्पल हुआ, क्या क्या, सॉलिड वैक्स जब उसको जलाइएगा तो हो सकता है वाटर वेपर में और गैसियस में, ठीक है, तो स्टेट का क्या हुआ, चेंजेस हुआ। दूसरा वाला बोला कि पेट्रोल कैसा होता है, लिक्विड होता है, अब वो भी क्या हो रहा है, वाटर वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यानी कि ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं फिफ्थ स्टेट के। इसका जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो 5 प्रॉपर्टी है वो हम लोग का है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखे होंगे कि रिएक्शन होगा ही नहीं जब तक उतने टेम्परेचर उनको नहीं मिलेगा, तो टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, किसी को इसमें से आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम केमिकल रिएक्शन आर एक्कम्पनाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। कहना क्या चाह रहा है कि कुछ रिएक्शन में हम लोग को देखने को मिलता है टेम्परेचर में चेंज, यानी कि टेम्परेचर में चेंज। मान लीजिए कि पहले नॉर्मल था, रिएक्शन कराएं, एकाएक उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, पूरा एकदम लग रहा है हीट जैसा। और क्या हो गया, मान लीजिए कि शुरू में क्या है, उसका टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर हीट वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन तो ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर शुरू में ज़्यादा है और बाद में क्या हो गया, रिएक्शन के बाद कम हो गया। तो ये सब कंडीशन है टेम्परेचर चेंज का, ठीक है ना। देखिए आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन विच आर एक्कम्पनाइड बाय राइज टेम्परेचर, क्या बोल रहा है कि राइज इन टेम्परेचर आर दोज विच हीट इज इवॉल्व, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक। अब एक्जोथर्मिक क्या होता है कि नहीं, एक्जोथर्मिक के बारे में भी समझ लेंगे, एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है। और एक आप नाम सुने होंगे, और जब एक्जोथर्मिक सुन लिए तो इंडोथर्मिक भी सुने होंगे। एक्जोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब आपका जनरली हुआ क्या कि जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो हीट कुछ रिलीज होगा, जब रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक होगा।
और इंडोथर्मिक का मतलब हुआ क्या कि आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें हीट क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, हीट को ले लेगा, ठीक है ना। और हीट को जब छोड़ेगा, रिलीज करेगा, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और जब हीट को ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसको इंडोथर्मिक बोलेंगे। तो यही बोलना चाह रहा है कि रिएक्शन विच आर एक्म्पनाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं क्या, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलने वाले हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से आप क्या बोलेंगे कि जब उसका टेम्परेचर में डाउनवर्ड देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। तो टेम्परेचर क्या होगा बताइए, आप ही बताएंगे। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, इंडो होगा कि नहीं होगा, तो इंडो होगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, इंडो होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जब एक को कर लिए तो दूसरे को क्यों छोड़ेंगे, है कि नहीं। देखिए, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम लोग जाएंगे। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन जिंक पीस, ठीक है, एक जिंक को पीस को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इन ए बीकर फ्लैस्क, एक बीकर में और फ्लैक्स में, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, इट इज फाउंड टू बी वार्म। जब आप जिंक के पीस को रिएक्ट कराइएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हम लोग को जो बीकर में करा रहे हैं या फ्लैस्क में करा रहे हैं, तो देखने को मिलेगा को जनरली हीट हो गया, पहले जितना टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ये हम लोग को देखने को मिलेगा। इसका बाद क्यों क्या लिखा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। दिस कैन बी सीन बाय टचिंग द बीकर्स और फ्लैस्क, इस चीज को फील कर सकते हैं। देखिए, सीन बाय का मतलब वो नहीं, हम लोग देख कैसे सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे, तो ये कहने का मतलब कि आप उस बीकर को जब टच करिएगा तो आपको फील होगा कि पहले से टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, है कि नहीं। अब देखिए, उसका जो सेकंड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि व्हेन वाटर इज एडेड इनटू क्विक लाइम, जब CaO के साथ, क्विक लाइम के साथ आप वाटर को ऐड करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, टेकन इन ए बीकर सल्ट लाइम, यानी कि CaOH2, ठीक है। अब उसके साथ आप करा रहे हैं तो फॉर्म होता है क्या, बीकर हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्वाइट हॉट हो गया, गर्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपका रिएक्शन के साथ समझाया गया है कि CaO को कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो CaOH2 प्लस हीट, ये देखने को हम लोग को मिलेगा। अब ये हीट का मतलब क्या है बताइए, इस हीट का मतलब है यानी कि रिएक्शन कराने पर उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। देखिए, जनरली ये चीज़ आप समझ सकते हैं कैसे, जब देखे होंगे कभी कभी आप घर की पोताई होती है तो क्या, जब पेंट वाले होते हैं उनमें वाटर मिलाते हैं, जो पेंट रहता है, चुना रहता है, उसमें वाटर मिलाते हैं, तो आप देखे होंगे जनरली उसका कभी कभी क्या होता है, हम लोग को दिखता है कि बॉयल कर रहा है एकदम, उतना उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, लगता है कि वो बॉयल कर रहा है कि नहीं। तो उसी तरह का हम लोग का ये बता रहा है क्या कि व्हेन वाटर इज एडेड क्विक लाइम, जब वाटर को क्विक लाइम में हम ऐड करते हैं, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जिस बीकर में ऐड किए हैं ना, वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, है कि नहीं। ठीक है, फिर देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग को क्या लिखा हुआ है, अब देखिए ये भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि व्हेन, अब देखिए क्या लिखा हुआ आगे वाले में, व्हेन बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को, किसको, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को, ये आपका फार्मूला हो गया बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड का, इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं। यहाँ फार्मूला है क्या, NH4, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखिएगा आप NH4Cl, 4 को नीचे लिख लीजिएगा, NH4Cl, टेकिन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड मिक्सड विथ ए ग्लास रॉड। अब बोल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और अमोनियम क्लोराइड को लेंगे, ठीक है, एक बीकर में लीजिएगा और उसको क्या करिएगा, मिक्स करिएगा, किसके साथ, तो ग्लास रॉड के साथ उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। देन ऑन टचिंग द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद क्या करिएगा, उस बीकर को, उस टेस्ट ट्यूब को नीचे से टच करेंगे, टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा, इट इज फाउंड टू बी कूलर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अरे वाह ये तो ठंडा हो गया। अब जनरली उसका उल्टा हो गया, क्या, उसमें क्या होता था, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता था, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, NH4Cl के साथ कराएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट ट्यूब में जब ये मिक्स करेगा और ग्लास रॉड से मिलाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो बीकर है, टेस्ट ट्यूब है,
वो ठंडा हो गया, आप जब उसको टच करके देखिएगा तो, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू बी द फॉलोइंग इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा होता क्यों है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के कारण। इंडोथर्मिक का काम क्या है, मान लीजिए कि पहले से टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर कुछ क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ रख लेगा अपने पास, तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने के कारण से क्या हो जाएगा, वो पहले के कंपेयर में ठंडा हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। यही बातें बताना चाह रहा है कि नहीं। अब आपका ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को करा रहे हैं हम लोग किसके साथ, तो NH4Cl के साथ। तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा क्या, कि पहले के कंपेयर में क्या हो गया, कूलर हो गया। उसी बात को ये रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप ध्यान से एक बार जरूर पढ़ेंगे, इसको आप नोट भी कर लेंगे कॉपी में, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से सब टॉपिक है कि नहीं। एक कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल रिएक्शन जान जाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानिएगा तो ये बहुत दिक्कत करेगा। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक भी जानना होगा कि होता क्या क्या है, चेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तक आपको पांचों जो चल रहा है वो सब पता होगा। क्या फर्स्ट में क्या बताया गया, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड में क्या बताया गया, बताइए। देखिए आपको कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में बोलेंगे, ठीक है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सेकंड में क्या बताया गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड में क्या बताया गया, चेंज इन कलर। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या बताया गया, चेंज इन स्टेट। और फिफ्थ में क्या बताया गया, चेंज इन टेम्परेचर। आपका सीक्वेंस इधर उधर से कोई मतलब नहीं, बस हमको 5 प्रॉपर्टी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें, देखिए रिएक्शन विच आर, क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन विच आर एक्म्पनाइड बाई, है कि नहीं, रिएक्शन विच आर एक्म्पनाइड बाई फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन हो जाए, है कि नहीं। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल का मतलब क्या, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो उसको क्या बोलिएगा, दोज विच ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करेगा। ये बात बार बार हम बोल रहे हैं क्या, कि जब ऑब्जर्व करेगा तो इंडोथर्मिक होगा, ऑब्जर्व करेगा तो उसका टेम्परेचर को कुछ कम कर देगा, और जो रिलीज करेगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, उसका टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि रिएक्शन विच आर एक्म्पनाइड बाई फॉल इन टेम्परेचर आर दोज विच इट इज ऑब्जर्वेड, सच रिएक्शन आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ चेंजेस सिमल्टेनियसली। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग का शुरू से ही क्या रहा है आदत, कि कोई चीज को पढ़ते हैं तो उस पर हम लोग ज्यादा जोर डालते हैं, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा देखते हैं। आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, मान लीजिए कि कोई फूड का चैप्टर पढ़े हैं, 7-8 का बात कर रहे हैं, आप कोई फूड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जितना भी प्रायोरिटी होगा, जितना इंपॉर्टेंस होगा, सब फूडे को दे देगा, है कि नहीं। और जब वही फिर आप वाटर वाला चैप्टर पढ़िएगा तो लगेगा कि फूड कुछ है ही नहीं, जो इंपॉर्टेंस है सब वाटर ही है। तो उसी तरह से हम लोग जब 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें एक एक करके, कि प्रेसिपिटेट कैसे क्या रिएक्शन होने के बाद बनता है, कलर में चेंजेज होता है, स्टेट में चेंजेज होता है, टेम्परेचर में चेंजेज होता है, तो सब चीज़ पढ़े, तो एक एक के बारे में पढ़े तो हमको लगा कि नहीं ये भी होता है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। दूसरा वाला लगा कि नहीं ये भी होता है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि 2-3 चीज़ें एक ही साथ चेंज हो रहा है, 2-3 चीज़ें एक ही साथ चेंज हो रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका लाइन क्या लिखा हुआ है, कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ चेंजेस सिमुल्टेनियसली, यानी कि एक ही साथ में बहुत सारा आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। लिखा हुआ है क्या, कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ए नंबर ऑफ रिएक्शन more than one changes may be observed, that is they may possess more than one characteristic। ये बोल रहा है कि हम लोग को देखने को मिलेगा क्या, कि एक ही बार में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पीपीटी भी बन रहा है, गैस भी निकल रहा है, और कलर भी चेंज हो रहा है, ये तो जादू हो गया, है कि नहीं। फिर देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एग्जाम्पल आपका दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हम लोग को क्या दिया गया है, जैसे एंडोथर्मिक का बात हो गया, एक्सोथर्मिक का बात हो गया। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में कोई इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक है ना। इंडो का मतलब क्या, हीट को ऑब्जर्व करेगा, एक्सो का मतलब हीट को रिलीज करेगा, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। देखिए फिर इसके बाद वाले में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए एग्जाम्पल में बोला है क्या, व्हेन ए जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक को आप रिएक्ट कराइएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, गैस H2 जो गैस है वो निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। ऑल्सो ए राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस, अरे निकलने का मतलब ही हो गया क्या, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं।
अब देखिए आपका एग्जाम्पल जो सेकेंड नंबर दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंस है। व्हेन ए लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्मेड। ये बात पहले हो चुका है क्या, कि जब लीड नाइट्रेट को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ सॉल्यूशन बनाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है किसका, तो लीड आयोडाइड का बन रहा है, ठीक है ना। अब ये आपको कहना क्या चाह रहा है कि ऑल्सो चेंजेज इन कलर टेक प्लेस बिकॉज द सॉल्यूशन टेकन आर कलरलेस, ठीक है, वाइल द प्रेसिपिटेट फॉर्मेट इज येलो। अब ये बताना चाह रहा है कि इसमें एक साथ मतलब जैसे बोला जाता है ना कि एक तीर से दो निशाना वाला हो गया, ये क्या कि एक ही बार में दो चीज देखने को मिल रहा है क्या, कि कलर में भी चेंजेस हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, पीपीटी भी बन रहा है, ठीक है। तो यही तो बात हम लोग कर रहे थे क्या, कि आपको हो सकता है कि एक ही बार दो या तीन ऐसे चेंजेस देखने को मिले कि पीपीटी भी बनेगा, कलर में भी चेंज होगा, हो सकता है स्टेट में भी चेंज हो जाए, तो ये सब चीज़ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये सब आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए और अब आज तक आज इतना ही तक रहेगा, ठीक है। और आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं फिर से, ठीक है। थैंक यू।